हेलो दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर सिंह एडवोकेट। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि क्रूरटी क्या होती है, 498 का केस क्या होता है आईपीसी का। और आपने देखा होगा आजकल समाज में जो भी रिश्ते टूटते हैं शादी के बाद में, ये डर रहता है घर वालों को, हस्बैंड को, और हस्बैंड जो होते हैं उनके पेरेंट्स को भी होता है कि हमारी बहू कहीं हम पे झूठा दहेज का केस ना लगा दे या कोई केस और ना लगा दे। क्या होता है तब जब आप अपने बच्चे को बेदखल कर देते हैं, तो क्या बेदखल करने के बाद ये केस आप पर लागू नहीं होता? क्या आपने भी ऐसा सोच रखा है, या आपको ऐसा महसूस होता है, या कोई आपके पास भी ऐसा केस है जिसमें आपने बच्चे को बेदखल कर रखा है और आपके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट से? तो क्या होता है लॉ, क्या ये ऑफेंस है, कितनी इसमें सजा है, कहां इसका ट्रायल चलेगा? अगर इन केस कोई झूठा केस आपके पास है इस तरीके का, उसका किस तरीके से आप छुटकारा पा सकते हैं, किस तरीके से निवारण कर सकते हैं, मैं आपको बेसिक से लेके पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो सबसे पहली बात है, ये ऑफेंस क्या है? ये ऑफेंस है 498A। 498A किस कोड का है, किस अधिनियम का है? तो यह है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड का। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप कहीं किस सेक्शन की बात करते हैं, वो सेक्शन कहां से लिया गया है। सबसे पहली बात ये है। तो मैंने सेक्शन बताया। अब ये सेक्शंस, इस सेक्शंस में क्या फाइन है, कितनी पनिशमेंट है? तो जो पनिशमेंट की बात करें वो है 3 साल तक हो सकती है, और विद फाइन भी हो सकता है। इसका जो ट्रायल चलेगा वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास चलेगा, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास चलेगा। अब अगर आप पर झूठा केस डाला है तो क्या करें? कौन लोग इसमें ऐड हो सकते हैं, कौन लोग इसमें ऐड नहीं हो सकते? तो सबसे पहली बात यह है, अगर आपने इवन बेदखल भी अपने बच्चे को कर रखा है और आपके बच्चे का, बेटे का रिलेशन खराब हो रहा है, या उसकी वाइफ ने कोई केस किया है आपके अगेंस्ट में और वो झूठा है, तो झूठा है या सच्चा है, ये डिसाइड करने की जो पावर है वो कोर्ट को है, पुलिस को नहीं है। किसी भी बहकावे से बचें, और क्योंकि पुलिस के पास पावर केवल इन्वेस्टिगेशन की है, इसके अलावा कोई पावर नहीं है। वो केवल मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं बिफोर एफआईआर, और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं आफ्टर एफआईआर। दोनों वर्डों में अलग अलग डिफरेंट है, दोनों ही अलग चीजें हैं। इंक्वायरी होती है एफआईआर से पहले और इन्वेस्टिगेशन होती है एफआईआर के बाद। तो बेसिक चीज ये है कि क्या आप ऐसे फैमिली के मेंबर हैं जो कभी उस घर में रहे ही नहीं, जैसे कि आप सिस्टर हैं और आपकी भाभी ने केस डाल दिया है आपके ऊपर और आपको ऐड कर लिया है, या आप माता पिता हैं और आपकी बहू ने केस डाला है और आपने कभी भी उस घर में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो क्या होगा? तो बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि ये केस ज्यादातर हस्बैंड के लिए लागू होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि शेयर हाउस होल्ड रहते हैं। शेयर हाउस होल्ड का मतलब होता है कि एक ही घर में खाना, एक ही छत के घर में, एक ही छत के नीचे रहना, एक ही चूल्हे से खाना बनता हो, और प्रॉपर्टी नंबर 1 हो, घर का नंबर 1 हो, तो उन स्थितियों में सभी के लिए यह केस लागू होता है। होता क्या है कि जब भी कंप्लेनेंट मींस की जो भी बहू हैं, ये बेसिक ये होता है कि मुझे हस्बैंड ने और हस्बैंड के रिलेटिव ने ड्योरी के लिए और विदाउट ड्योरी के लिए मुझे टॉर्चर किया गया। अब मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं डोमेस्टिक वोलेंस क्या होता है, और डोमेस्टिक वोलेंस में मैंने यह भी बताया है कि क्रूरटी क्या होती है। क्रूरटी की डेफिनेशन 3 तरीके से देखते हैं हम। वो क्रूरटी मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है और फाइनेंशियल हो सकती है। अगर आपने किसी को इंजरी दी है और उस इंजरी की एविडेंस है, तो वो क्रूरटी है। वो भी क्रूरटी में आएगी, वो फिजिकल क्रूरटी में आएगी जो अगर आपने इंजरी दी है तो।
इसके बाद आता है कि आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से किसी को फोन पे कहते हैं या किसी चीज के बारे में कहते हैं, ये डिमांड करते हैं, ऐसी आप एलिगेशन है या आपने नहीं किया है, मैं ये नहीं कहता। इस केस ऐसे केसों में झूठे केस भी बहुत आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपको आगे बताऊंगा कि कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन ऐसे दे रखे हैं जो आपके फेवर में हैं। अगर आप अगर अक्यूज बना रखे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही विक्टिम होते हैं, सेंस कि आपकी बहू ने डाला है तो वो विक्टिम है, इधर आप इनोसेंट पर्सन है और उसमें इन्वॉल्व कर लिए गए तो आप भी विक्टिम है। विक्टिम मीन्स की पीड़ित। तो होता क्या है, जब आप टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन से किसी को आप हेल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी वाइफ हैं और आप उनको टाइम से पैसा नहीं देते हैं खर्चे का, या कुछ नहीं करते हैं, या फिर आप कमाते नहीं हैं, पैसा नहीं दे पा रहे, खर्चा नहीं उठा पा रहे, तो ये आता है आपका फाइनेंशियल क्रूरटी में। है सारी क्रूरटी ही, ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं कमाते नहीं देते हैं तो ये क्रूरटी नहीं है, या आपने कुछ नहीं कहा तो क्रूरटी नहीं है। बेसिक फंडामेंटल क्या है, लोग कहते हैं कि जी ये, कभी आपने देखा होगा डॉरी डेथ, जो दहेज मृत्यु होती है, बेसिकली क्या होता है उसमें, सब यही कहते हैं कि हमने नहीं मारा इसको, और वो फांसी लगा के मरी होती है। तो जब उसकी मृत्यु, उसने फांसी लगाई होती है अपनी, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन करती है कि हम नहीं कह रहे कि आपने मारा है, मारने का तो मर्डर है, ये तो डॉरी डेथ है, आपने मेंटल ऐसा कर दिया, क्रूरटी कर दी कि उसको मरना पड़ा। बेसिक फंडामेंटल ये है। तो जो मेन चीज है क्रूरटी की, उसके लिए आप ये ना कहें कि मैं घर में नहीं रहती थी, मैं घर में रही, मैं कभी साथ नहीं रही, या मैं कभी इसको परेशानी नहीं करता था, ये डिफरेंट थिंग है, ये कहने की बातें हैं। बट ये कोर्ट प्रिजम्पशन करती है कि उस घर में अगर इसकी डेथ हुई है तो आपने क्रूरटी इसको करी हुई है। अब होता क्या है, इसके अलावा जब भी ऐसे केसों में आजकल अगर एफआईआर होती है तो सबसे पहली बात तो यह है, ऑफेंस जो है ये नॉन बेलेबल है, बेलेबल नहीं है, यानी कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वर्सेस अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये एक डिसीजन दिया कि आप किसी भी केस में, किसी ऐसे केस में बेसिकली जो 498A का है, दहेज के रिलेटेड केस है, या जिसमें 3 ईयर या 7 ईयर या 6 ईयर से नीचे की सजा है, तो आप किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे विदाउट इश्यूइंग नोटिस। होता क्या है, जैसे ही पुलिस एफआईआर करती है, एफआईआर के तुरंत बाद उनको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है मैटर में कि बेसिक हुआ क्या है। एक आईओ अपॉइंट होंगे, जो भी आईओ अपॉइंट होंगे वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आजकल क्या होता है, 498A से पहले एसीपी लेवल पर महिला आयोग बैठा हुआ है। महिला आयोग में 2 से 4 से 3 डेटे वहां भुगतते हैं। वहां पर अगर कंप्रोमाइज नहीं होता है, पहले कहते हैं कि कोर्ट कचहरी से बच जाए, और कंप्रोमाइज अगर दोनों पार्टी, क्योंकि इंटेंशन वही है, अगर कंप्रोमाइज के लिए केस डाला है, क्रूरटी नहीं हुई है, तो वही फैसला हो जाएगा, आगे डिवोर्स के लिए चले जाएंगी दोनों पार्टी। बेसिक फंडामेंटल यही है। अगर नहीं बनती है बात तो फिर एफआईआर करनी पड़ेगी। तो एसीपी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहां पर महिला आयोग का गठन किया गया है, और महिला आयोग वहां आपकी बात सुनती है। कोशिश वो ये करते हैं कि किसी भी तरीके से दोनों पार्टी का सेटल हो जाए, जिसमें एसीपी मुख्य जो होते हैं वो होते हैं उसमें, उसके अलावा आईओ होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है, वो एएसआई हो सकते हैं, एसआई हो सकते हैं, महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। जब उससे पहले जब बैठाया जाता है, उनको मीडिएशन में काउंसलिंग की जाती है, बात नहीं बनती है तो पुलिस उसमें एफआईआर करती है, जो आपने एप्लीकेशन दी है उसके रिगार्डिंग। एफआईआर के बाद पुलिस की यह ड्यूटी है अब कि सभी एक्यूज जो भी उसमें अभियुक्त हैं, जैसे हम कहें एक्यूज पर्सन हैं, उन सभी एक्यूज पर्सन को नोटिस देंगे कि आपके अगेंस्ट में इस लेडी ने ये एफआईआर कर रखी है, जिसका नंबर ये है, इसका थाना ये है, सेक्शंस ये है, सब मेंशन होंगे उस नोटिस में, और डेट और टाइम उसमें मेंशन होगा कि इस डेट में, इस टाइम में आप मेरे पास आकर इतने बजे पेश हों। तो इसको कहते हैं हम नोटिस गिवन बाय पुलिस, जो पुलिस ने नोटिस दिया है एज पर सेक्शन 41। तो जब आपको नोटिस मिल गया 41 का,
तो समझो कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है, आपके अगेंस्ट में एफआईआर हो गई है और आपका नाम एफआईआर में मेंशन है, तो आपको वहां पर जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, उनसे बात करनी है कि बताइए क्या है। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप कभी उस घर में नहीं रही और आप सिस्टर हैं मान लीजिए, तो और आपकी शादी आपके ब्रदर से पहले ही हो गई थी, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ट्रायबल होगा बाद में, पहले आप अपना पक्ष लिखित रूप से या मौखिक रूप से गिवन बाय स्टेटमेंट भी अपना बयान देकर भी आप वहां पर करा सकते हैं। आईओ के सामने सक्षम कह सकते हैं कि ये मेरा मैरिज कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरे हस्बैंड का है, मैं इस डेट में यहां से मैरिज होकर चली गई हूं और मेरा इस घर से कोई लेना देना खास रहा नहीं है, ना ही मैंने कोई क्रूरटी इसके साथ की है लेडी के साथ। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि अगर आप सास ससुर हैं और आपको एक नोटिस दिया गया है पुलिस से कि आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, तो अगर आप अलग रहे हैं शुरू से ही और आपका बेटा और बहू अलग रहे हैं शुरू से ही, तो उसके आप प्रमाण दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो दीजिए। आधार कार्ड हो सकता है, आपके घर का एड्रेस अलग हो सकता है, बेदखल किया हुआ तो आप बेदखल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, आपके पास एविडेंस जो भी है आप आईओ को प्रोवाइड कर दीजिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हस्बैंड है। हस्बैंड तो कभी भी इस पूरे केस में इनोसेंट है या नहीं है, ऑफेंस किया है नहीं किया है, ये सेकंड थिंग है, कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे। पुलिस के पास तो पावर ही नहीं है डिस्चार्ज करने की किसी को भी। पुलिस क्या करती है, देखिए मैं पुलिस को एलिगेशन नहीं दे रहा, लेकिन आप कभी भी किसी के भी बहकावे में ये ना आए, चाहे वो पुलिस हो या एडवोकेट हो, कि आप पुलिस के द्वारा छोड़ दिए जाएंगे या आपकी बेदखल आपने कर दिया है, डिसऑन कर दिया है अगर अपने बेटे को, तब आप बच जाएंगे। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूजन होता है और कंक्लूजन 99% क्या होता है, प्रैक्टिसिंग लॉयर एट दी दिल्ली हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैं देख रहा हूं क्या होता है कि आईओ जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरी एविडेंस को कलेक्ट करके एक समरी बनाते हैं। जिनकी शादी जो विक्टिम हैं यानी कि जो उस घर की बहू हैं उनसे अगर पहले हो गई है, उन सभी नंदों को, अगर वो नंद को झूठा फंसा रहे हैं, उनको कॉलम नंबर 12 में डालेंगे कि इनके अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं मिला, उसको बोलते हैं कॉलम नंबर 12। जिन जिनको कॉलम नंबर 12 में डाला गया है आप ये समझ लीजिए कि उनको कोर्ट डिस्चार्ज कर देगी। ये मेंशन होता है उस चार्जशीट में, जब चार्जशीट बनेगी पूरी, मैंने बता रखा है चार्जशीट क्या होती है, सारा मैंने वीडियो, मेरी और भी वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी आपको, जिसमें पूरे ट्रायल के बारे में बताया हुआ है कि क्रिमिनल ट्रायल कैसे होता है। तो जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, पूरी चार्जशीट को बना के जब कोर्ट में जब पेश करता है आईओ, उससे पहले लिखता है कि मुझे इस अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में ये एविडेंस मिले हैं, उस एविडेंस का ये प्रूफ है, मुझे इस अक्यूज के अगेंस्ट में ये एविडेंस मिले हैं, उसका ये प्रूफ है। जिसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं मिला है, या कई बार विक्टिम ही कह देते हैं कि मैंने ये जो केस डाला 498A का अपने घर को बचाने के लिए डाला, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, जो ये पर्सन है। जैसे कि भाई कई बार मैंने देखा है कि ताऊ को भी ले लिया है, रिलेटिव को ले लिया है, बुआ जी को ले लिया है, दूर दूर के रिलेशन को ले लिया, उसमें मेंशन कर दिया है, तो वो थोड़ी डोरी को क्रूरटी करेंगे। उनको अच्छा डोरी मिल भी जाएगी उनको, तो उनको बेनिफिट तो नहीं होगा, बेनिफिशियरी तो हस्बैंड है या फिर ज्यादा ज्यादा उनके रिलेटिव हो सकते हैं। कुछ ऐसे केसों में किसी दूर दूर के रिश्तेदार को ले लेते हैं, विक्टिम जो है मेंशन कर देती है, तो ऐसा तो नहीं है कि सब पे ट्रायल चला देंगे आप। इसके बाद क्या होता है कि चार्जशीट फाइल हो गई कोर्ट में, चार्जशीट जब फाइल होगी तो उसमें मेंशन होगा कि इसके अगेंस्ट में ये मिला है, इसके अगेंस्ट में ये मिला है। जिसके अगेंस्ट में नहीं मिला है उसमें लिखा होता साफ साफ कि मान्य अदालत अगर चाहे, कोर्ट अगर चाहे तो इनको सम्मन करके बुला सकती है, अपने सक्षम पेश करा सकती है, कॉलम नंबर 12 में डाल के।
तो क्या है कॉलम नंबर 12? जिनके अगेंस्ट में एविडेंस नहीं मिला। आपका अगर कॉलम नंबर 12 में मेंशन किया हुआ है तो आप ये समझ लीजिए आपका केस 90% आपके अगेंस्ट में नहीं है। कोर्ट द्वारा आप डिस्चार्ज होने ही होने हैं अगर आप अपने अच्छे तरीके से बहस करते हैं अपने लॉयर के द्वारा चार्ज पर। अब होता क्या है, इस केस में जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो ट्रायल चलता है, मैंने पहले बताया, मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल चलता है। जो लोग इसमें सीरियसनेस से एक्टिव नहीं रहे हैं क्रूरटी में, या उनके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं मिला है, तो आप चार्ज पर डिस्चार्ज हो जाएंगे। आप पे चार्ज नहीं लगेगा, आप पे ट्रायल नहीं चलेगा और आपको चार्ज पर ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा आप जाइए, आप डिस्चार्ज। अब इसके बाद जो विक्टिम हैं, जो एविडेंस में आएंगी चार्ज के बाद, अपना एविडेंस देंगी, उसमें आप सारी सच्चाई सामने आई जाती है कोर्ट के कि भाई वो स्टोरी क्या है, ये केस किस लिए किया गया है, क्रूरटी रियलिटी में हुई है या नहीं हुई है। रियलिटी में होने के लिए तो आप समझते हैं पहले कोई एफआईआर नहीं हुई है या पहले कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं है, तो सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। घर बचाने के लिए महिला क्या नहीं करती हैं, नहीं करती हैं पुलिस कंप्लेंट। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ क्रूरटी नहीं हो रही है। क्रूरटी होना एक ये नहीं है कि क्रूरटी डे बाई डे हो रही है, डे बाई डे हो रही है, चलती जा रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है किसी के साथ क्रूरटी नहीं हुई उसने केस डाल दिया है। ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। इसको ऐसा किसी से कमेंट्री नहीं की जा सकती कि इसके साथ कभी क्रूरटी हुई ही नहीं होगी, या ये भी नहीं है कि इसके साथ क्रूरटी रोजाना हुई ही होगी। ये तो प्रेमा फसाई देखना है कि कोर्ट को कि किस तरीके से ये केस डाला गया है और एविडेंस सपोर्ट में क्या है। देखिए, पुलिस का काम नहीं है कि किसी को सजा दे देगी। पुलिस का काम केवल इतना है, एज पर लॉ, एज पर रूल, केवल मैटर को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट बना के और कोर्ट में पेश कर दे। फिर कोर्ट जाने और विक्टिम जाने और एक्यूज जाने। कोर्ट चाहे उनको रिहा कर दे, वाजिब बरी कर दे, कोर्ट चाहे उनको सजा दे के उनको आगे कर दे, लेकिन चाहने से नहीं। एविडेंस मटेरियल जो होगा कोर्ट भी उसी पर डिसीजन देगी, उससे बाहर नहीं जा सकती। आपके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं है, आप निश्चिंत रहें, आप नन रहें, और आपकी शादी पहले हो गई आपके भाई से, तब भी निश्चिंत रहें। आप घर नहीं रहते और आपका बेटे से, आपकी बेटे की बहू ने आप पर केस किया हुआ है और आप सास ससुर हैं, तो निश्चित रहें अगर आज ट्रायल भी चल रहा है तब भी आप ये प्रूव कर पाएंगे कि एक लड़की यहाँ नहीं रहती थी और क्रूरटी इसके साथ नहीं हुई है, तब भी आप बरी होंगे। तो ये केस अब इतना पेन देने वाला नहीं है और ना ही अब रहा है। लॉ चेंज हो गया है, पुलिस को अरेस्ट करने की कोई पावर नहीं है। तो घबराएं ना, सचेत रहें, पुलिस के चंगुल से बचें, परेशान ना हो, किसी को अननेसेसरी की रिश्वत ना दें और ना ही किसी के फंसाने में आए। किसी भी जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद, जय भारत।